हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है उसका एक्सरसाइज 9.3 का प्रश्न संख्या 9वां और प्रश्न संख्या 10वें को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 9वें को सॉल्व करेंगे। उसके सॉल्व करने के बाद हम 10वें नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या हमसे 9वां क्या कह रहा है। पहले तो सबसे पहले ये जो 9वां नंबर सवाल है ये आपको देखने में और इसका फिगर दोनों देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये उतना ज़्यादा है नहीं, बहुत ही ये सवाल आसान है। इसीलिए आप धैर्य रखिए, आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को बताऊंगा। ऐसा सवाल आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, इतना डिफ़िकल्ट सवाल मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताऊँगा। देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब दो वृत्त हैं और दोनों और उसमें दो बिंदु है और वो कौन कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। पहला बी है और दूसरा सी है। उसके बाद कह रहा है कि बी से जाने वाले दो रेखाखंड, मतलब बी से जाने वाले दो रेखाखंड की जो बी बिंदु है इससे जाने वाले दो रेखाखंड ए बी और डी, मतलब ये है ए बी डी, एक ये है और दूसरा कौन सा है पी बी और क्यू, ये हमारे पास है। एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, ये हो गया। उसके बाद हमसे कह रहा है कि वृत्तों को ए कामा डी और पी कामा क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करती हुई खींचे गए हैं। देखिए आकृति 9.27 सिद्ध कीजिए कि कोण ए सी पी बराबर है कोण क्यू सी डी के। मतलब हमें इसमें क्वेश्चन में हमको क्या, सीधी सी बात है, हमको एक बात बस हमको ये जानना है कि हमको बस सिद्ध करना है कि कोण ए सी पी मतलब ये कोण, ध्यान में रखिएगा, ये कोण हमको सिद्ध करना है, मतलब बराबर करना है किसके कोण के, कोण क्यू सी और डी, मतलब इस कोण के हमको बराबर करना है। मतलब ये कोण जो है वह इस कोण के हमको बराबर करना है। तो हम कैसे बराबर करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसको रचना करना होगा, या रचना हम इसको ऐसे करते हैं जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसको एक इस प्रकार से एक हम लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं इसमें, और एक प्रकार से इसमें हम ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं। ऐसे हमने एक रेखा खींच दिया, मतलब P और A को मिला दिया और D और Q को मिला दिया। उसके बाद हमको मालूम है कि समान वृत्त खंड से पर बना कोण जो होता है वो समान होता है। जैसे हमारे पास है, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वृत्त है और ये हमारे पास एक जीवा है, और जीवा से इससे हमारे पास जितने भी कोण बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, कोण बराबर होंगे। मतलब जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट भाषा में जैसे बता दे रहा हूँ, यहाँ पर छोटा में, जैसे ये हमारे पास एक वृत्त है और ये हमारे पास एक क्या है, जीवा है, और इस जीवा से जितने भी कोण बनेंगे, मान लेते हैं कि इस जीवा से हमारे पास यहाँ पर कोण बन रहे हैं, इसी जीवा से हमारे पास इस जीवा से एक यहाँ पर कोण बन रहा है, एक यहाँ पर कोण बन रहा है। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये भी होगा। तो यहाँ पर एक देखिए एक वृत्त हमारे पास है और ये हमारे पास जीवा है, और इस वृत्त जीवा खंड मतलब वृत्त खंड से हमारे पास एक कोण बन रहा है। तो इस कहाँ कोण बन रहा है, एक तो यहाँ पर कोण बन रहा है और एक यहाँ पर कोण बनता है। ये जितना कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि समान वृत्त खंड पर बना कोण समान होता है, ये हो गया समान होता है। तो हमारे पास कौन कौन से कोण बराबर हो जाएंगे, तो कोण हमारे पास ये कोण बराबर होगा इस कोण के। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए सी और P बराबर हो जाएंगे कौन से कोण, ये कोण। तो ये कोण हमारा कौन सा हो जाएगा, तो कोण PBA हो जाएगा। तो कोण PB और A हो जाएगा।
इतना हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमने जो P और A को मिला दिया था उसी प्रकार से इसमें हमारे पास कोण बने हैं। तो उसी प्रकार ये छोटा वाला जो वृत्त है इसमें भी तो हमारे पास यहाँ पर एक जीवा है और इस जीवा से हमारे पास कहाँ कहाँ कोण बन रहा है, एक तो यहाँ पर कोण बन रहा है और एक यहाँ पर कोण बन रहा है। तो ये जितना कोण होगा उतना ही कोण ये भी होगा। तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण जो हमारे पास क्या है QCD, क्या है QC और D है, ये बराबर किसके हो जाएंगे, कोण QBD के, कोण QB और D के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इतना हो गया तो हमको बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, ये कोण इस कोण के बराबर करना है। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले आपको मालूम होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास इस प्रकार से ये कट कर रहे हैं, तो ये कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, वो भी किससे, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण जो हमारे पास क्या है, कोण हमारे पास ये है, ये PB और A, PBA जो है वो बराबर हो जाएंगे किसके, QBD के, कोण QB और D के बराबर हो जाएंगे। वो भी कैसे बराबर होंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा कि शीर्षाभिमुख कोण से। किससे बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे। अब ये हमारे पास बराबर हो गए हैं। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो हमारे पास है QBD है, QBD है और हमारे पास यहाँ पर क्या है QCD है और QBD, मतलब ये जो हमारे पास समीकरण नंबर 2 है इसमें हमारे पास क्या है Q और C और D है। समीकरण नंबर 2 में ये है और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है QBD है, QDB के बराबर में क्या है PBA है। तो ये हमारे पास कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे PBA, क्योंकि इस कोण के मतलब इस कोण के बराबर में हमारे पास क्या है, ये है। यहाँ पे देखेंगे इस कोण के बराबर में ये है, तो इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया। अब हमने इसको लिख दिया तो इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 3 हमारे पास है। समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को ले रहे हैं और समीकरण 2 को 3 को यदि हम देखेंगे तो हमारे पास देखिए समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है ACP है और बराबर हमारे पास दूसरा हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास PBA है और यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में भी PBA है। तो PBA के जगह पर हमारे पास क्या है QCD है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं QC और D, क्योंकि इसके बराबर में ये है तो इसके जगह पर हम इसको लिख देंगे। अब हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास ये कोण बराबर हो गए। कौन कौन से कोण बराबर है, कोण ACP मतलब ये कोण बराबर है किसके, कोण QCD के, कोण QCD के मतलब इस कोण के बराबर है। तो ये हमारे पास बराबर हो गए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा से ज़रूर देखें, क्योंकि आप जब आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आएगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम चलते हैं इसके 10वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 10वां नंबर सवाल है। देखिए 10वां नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरे भुजा पर स्थित है। मतलब हमसे इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी त्रिभुज है, हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना दे रहे हैं।
हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया, इसकी दो भुजाएं मान लेते हैं कि ये भुजा है, एक ये भुजा है। दोनों व्यास मानकर, मतलब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, व्यास मान ले रहे हैं। और उसके बाद उसके बाद कह रहे हैं खींचे गए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों, मतलब हमें क्या करना है, इसमें वृत्त भी बनाना है। मतलब ये जो हमारे पास है, ये जो भुजा है, इस वृत्त का हमारे पास जीवा हो जाए, और ये भी जो वृत्त है, ये भी जो भुजा है, ये भी वृत्त का जीवा हो जाए। तो हमें इसमें वृत्त बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया, और यहाँ पर फिर से हम एक और वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पर हमने वृत्त बना लिया। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये जो वृत्त है, ये इसका जीवा हो गया, और ये जो वृत्त है, सॉरी जीवा कह रहे हैं, व्यास हो गया, और इस वृत्त का हमारे पास व्यास ये हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अब हमारे पास ये तो दोनों व्यास में हो गए। इतना बात हमको कहा था, और हमें कह रहा है कि सिद्ध करना है। हमको क्या सिद्ध करना है कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरे भुजा पर स्थित हो। मतलब ये जो भुजा, तीसरा जो हमारे पास भुजा है, ये भुजा स्थित हो, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित हो। मतलब ये जो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस बिंदु पर स्थित हो। हमको यही सिद्ध करना है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें इसमें रचना करना पड़ेगा। रचना कैसे करेंगे? पहले हम इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम ए है, और इसका नाम बी है, और इसका नाम सी है, और इसका नाम हम दे दे रहे हैं डी हमारे पास है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम ए और डी को मिला दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ए और डी को हमने मिला दिया। अब हमने मिलाया है तो हम इसकी रचना किए हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि रचना में हम लिखेंगे कि ए डी को मिलाया है। ए और डी को क्या है, मिलाया है। अब हमने मिलाया है तो यह बात हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास ये एक अर्धवृत्त बन रहा है। अर्धवृत्त बन रहा है, और अर्धवृत्त से बना हमारे पास कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। मतलब यहाँ पर मैं एक बात बता दे रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये अर्धवृत्त, यहाँ पर सॉरी ये गलत हो गया, ये हमारे पास एक अर्धवृत्त है। अब इस वृत्त से हमको इस वृत्त से हमको कोण बनेगा, तो ये कोण जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये अर्धवृत्त है, यहाँ पर ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त से यहाँ पर एक कोण बन रहा है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, और इस कोण का हम नाम दे रहे हैं कोण 1 है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण 1 जो है वो 90 डिग्री है। क्लियर है? अब यहाँ पर हमारे पास ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी तो हमारे पास एक अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो कोण बनेगा वो भी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो इसको मान लेते हैं कोण 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2, और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? हमारा मकसद क्या है, हमको सिद्ध करना है कि ये जो तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा ये प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। तो हमको सिद्ध करने के लिए यदि हम इसको रेखिक युग्म बना दें, मतलब ये जो भुजा है, तीसरी जो भुजा है, इसको हम रैखिक युग्म बना देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित हो जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे, तो रैखिक युग्म कैसे बनाएंगे, तो ये हमारे पास पूरा जो कोण है ये 180 डिग्री का हो जाएगा, तो ये रैखिक युग्म बन जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, तो यदि हम समीकरण कोण 1 और कोण 2 को जोड़ दें तो हमारे पास ये 180 का हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 + 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 1 + कोण 2, और ये कितना है, 90 + 90 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास कोण 1 + कोण 2, और ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री हमारे पास हो गया। अब हमारे पास ये पूरा कोण 180 डिग्री हो गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अर्थात
रैखिक युग्म है। यह तीसरी भुजा पर स्थित है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। 10वां नंबर भी सवाल समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।